तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले है कोलिजन क्या होता है। कोलिजन बेसिकली एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इस टाइप के इवेंट को हम कोलिजन कहते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ डिफाइन करना ज़रूरी था। तो इलास्टिक कोलिजन बेसिकली वो कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की थ्रू आउट द कोलिजन जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। इस टाइप की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। डेफिनेशन आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वन डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट या कोई भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि वन डायमेंशन की बात हुई है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम वन डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, मतलब बॉडी जिस पॉइंट पे भी है वो उसी में ही मूव करे, दूसरी डायरेक्शन को फॉलो ना करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि कोलिजन का पता चल गया, इलास्टिक कोलिजन क्या है ये देख लिया, उसके बाद वन डायमेंशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट, जब आपको ये सारी टर्म्स पता चल गई हैं तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो देखें, वो कोलिजन होगी जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही दोनों का जो दोनों बॉडीज़ टकराने वाली बॉडीज़ है वो सेम लाइन में मूव करेंगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। यही है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देख लेते हैं। द इलास्टिक कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बिफोर एंड आफ्टर दोनों जो है वो एक ही लाइन में मूव करेंगी, ठीक है, सेम लाइन में मूव करेंगी। दैट इज़ द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्मिन के मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि भाई एक बॉडी टकराने से पहले भी एक लाइन में मूव करे, सेम लाइन में एक ही लाइन में मूव करे, फिर टकराने के बाद भी वो सेम लाइन में मूव करे, मतलब एक ही डायरेक्शन उसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसके लिए कुछ तो टर्मिनोलॉजीज होंगी ना, कुछ कंडीशंस होंगी। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है स्मूथ बॉल्स, ठीक है। तो स्मूथ बॉल्स का आप कहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्मूथ बॉल्स होंगे तब भी वो टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर इन बॉल्स की जो स्फेरिकल शेप है वो स्मूथ ना हुई तो टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। तो वो तो हमारा मकसद तो गया ना, जो कि हमारा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो जब ये दूसरी दूसरी डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो वो तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ना हुई वन डायमेंशन में, ठीक है। दूसरा है नॉन रोटेटिंग बॉल्स। क्योंकि बात ये आई है कि इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का थ्रू आउट द सिस्टम जो है हमारे पास सेम होगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बॉल रोटेट करेंगे, क्योंकि आपने देखा है ना, अगर बॉल रोटेट करेंगे तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, उस रोटेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो फिर सिस्टम की सेम ना आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बॉल्स को रोटेट नहीं करना है, बॉल को इस तरीके से टकराना है कि वो दोनों जो है वो जो बॉल्स हैं वो रोटेट ना करें एक दूसरे के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट उसमें जो है वो कोलाइड करें, ठीक है। रोटेशन करते हुए एक दूसरे के साथ ना टकराएं, बात का ये मकसद है। बॉल्स मस्ट बी हार्ड। अब डेफिनेटली हमने ये कहा था कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है इसमें आपके पास जो है वो डिफॉर्म नहीं होती शेप, ठीक है। और जो डिफॉर्मेशन होती है वो किस में आ जाती है? डिफॉर्मेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस, और जब डिफॉर्मेशन आ जाएगी वो तो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन में आ जाएगी, ठीक है। तो बॉल्स जो है, बॉल्स का हार्ड होना ज़रूरी है ताकि उनकी शेप जो है वो डिफॉर्म ना हो। बाकी जो है जो पॉइंट, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशन और चीज़ों में हैं, लेकिन इनको सेपरेट करना बनता था, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सेंटर ऑफ मास, जो कि मैंने आपको बताया कि वन डायरेक्शन में ही जो है वो बॉडी
मूव करे। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट वर्ड्स में बताया गया है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो दोनों बॉडीज़ का वो सेम ही हो। सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा सेम ही पॉइंट पे, ठीक है। सेम पॉइंट पे दोनों बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द सेम लाइन, जो उनका सेंटर ऑफ मास होगा सेम ही लाइन पर लाई करेंगे, तभी बिफोर एंड आफ्टर वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये जो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही पॉइंट पर दोनों का होगा ना, इसको हम कह सकते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन जिनका सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर जो है वो एग्जिस्ट करे, सेम लाइन पर एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट के बॉल्स जो है वो स्मूथ होने चाहिए, रोटेट नहीं होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, डिफॉर्म नहीं होंगे, तो इसका मतलब कि बॉल्स हार्ड होंगे, ठीक है। हार्ड बॉल्स का होना ज़रूरी है, सेंटर ऑफ मास जो कि डेफिनेटली वन डायमेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में पहली सब हेडिंग बिफोर कोलिजन जैसे कंडीशंस पढ़ ली थी, तो अब बिफोर कोलिजन में हम देखते हैं कि दो बॉल्स, क्योंकि कोलिजन का प्रोसेस करवाना है, ठीक है। सो दो कंसिडर टू स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, जिनके मास एक का रेड वाले बॉल जो बड़ा बॉल है, ठीक है, उसका मास m1 है और ग्रीन वाले बॉल का मास m2 है। इसी तरह रेड बॉल जो है उसकी वेलोसिटी u1 है और u2 है। तो ये दोनों बॉल्स की कंडीशन है बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जो एरो शो कर रहे हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट बिफोर कोलिजन में दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, जिसको हमने एरो के थ्रू भी देखा था। u1 और u2 वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आफ्टर कोलिजन में अब आप देखेंगे कि दोनों ने एक दूसरे को ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, ठीक है, टकराए, एक दूसरे के करीब आए, टकराए और फोर्स एक्सर्ट की एक दूसरे पे, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस टाइम इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। वेलोसिटी v1 रेड बॉल की हो जाएगी, वेलोसिटी v2 ग्रीन बॉल की हो जाएगी। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये हम मैथमेटिकल क्यों प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए कि हमने ये कहा था कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है वो बिफोर सिस्टम का जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होता है सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन भी है, इलास्टिक कोलिजन भी है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इन दोनों को हमने देखना है, ठीक है। और ये इक्वेशन एज इट इज़ आएंगी, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्योंकि साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो साइन एक रिवर्स हो जाएगा, बाकी तो सारा मैथमेटिकल स्टेप्स सेम ही रहेंगे दोनों के, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है वी नो डैट कि इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का होता है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होता है फाइनल कोलिजन के, जिसके लिए हमने लिखा है पी आई इक्वल टू पी एफ। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जहाँ पे मोमेंटम है जो कि p है, ठीक है, पी आई इक्वल टू पी एफ हमने अभी देखा है। तो p जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एम वी के, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि दो कंडीशन है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पी आई आएगा, यानी आई का मतलब इनिशियल, तो इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, तो आपने वहाँ पे बिफोर कोलिजन बॉल m1 था, ठीक है, मास बॉल जो था उसका मास m1 और उसकी वेलोसिटी u1। फिर उस दूसरा जो ग्रीन बॉल था उसकी बिफोर कोलिजन उसका जो मास था m2 और u2। इसी तरह pf हमारे पास आफ्टर कोलिजन है और उसमें हमारे पास बॉल का मास m1 और वेलोसिटी v1 थी, ठीक है, और जो ग्रीन बॉल था उसका मास m2 और वेलोसिटी v2, ठीक है। ये मैंने ऊपर नीचे लिख लिया pf के लिए, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, पी आई इक्वल टू पी एफ, तो ये बनेगा द अबव इक्वेशन बिकम्स। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा देखें पी आई इक्वल टू पी एफ वाली जो इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पी आई की क्या वैल्यू थी, यानी बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, फिर इक्वल था उनके दरमियान में। फिर पी एफ की क्या वैल्यू थी, यानी आफ्टर कोलिजन वो थी m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज करेंगे ज़रा देखें, ताकि जो मासेस हैं m1 वाली जो m1 एक तरफ हो जाए, m2 जो है वो दूसरी तरफ हो जाए, ठीक है। तो m1 u1 में बताती हूँ ये मैंने क्यों किया, m1 u1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन के उस तरफ देखें, m1 यहाँ पर है, m1 के साथ v1 है, तो ये प्लस में था, ये उस साइड पे जाएगा माइनस m1 v1 बन जाएगा। इक्वल के साइड पे m2 v2 इसी तरह रह जाएगा, और ये एक m2 दूसरे लेफ्ट साइड पे भी है, तो ये प्लस में था उधर जाके बनेगा माइनस m2 u2, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, m1 को एक तरफ किया, m2 को दूसरी तरफ किया, इसलिए ताकि हम कॉमन ले सकें। ज़रा आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर m1 आ रहा है, ठीक है, कॉमन m1 ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा u1 माइनस v1
ब्रैकेट क्लोज, इक्वल आ जाएगा। फिर इन दोनों में M2 कॉमन आ रहा है तो M2 लिख ले और V2 माइनस U2 अंदर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार का नेम दे दें, ठीक है। मे बी मेंशन ना हो उधर, लेकिन आपने इक्वेशन स्टार का नेम ज़रूर देना है। अब ये हमने किया मोमेंटम के लिए, ठीक है। मोमेंटम जो हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने देखा, ठीक है, कि वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, बाय डेफिनेशन अब क्योंकि मोमेंटम के को देख लिया तो अब काइनेटिक एनर्जी की बारी आती है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है बाय डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। तो m के साथ ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, u1 माइनस v1, इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट के बाहर मेंशन कर दिया हाफ, ठीक है, और यहाँ पर आपने इस ब्रैकेट के बाहर आपने स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये जो हाफ m1 और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है u1 माइनस v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। इस जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है ना, इसकी ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस स्क्वायर को सेकेंड स्टेप में, ये जो लास्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है, हाफ m1, ठीक है, उसी तरह ब्रैकेट को क्लोज ओपन कर दो तो u1 का स्क्वायर माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हाफ m2 स्क्वायर को इस ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई करना है तो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। पहले स्टेप में ये स्क्वायर था, वो मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर लगा लिया। दूसरे स्टेप में ये हाफ m1 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर को भी अंदर जो है वो टर्म्स के ऊपर जो आना था u1 पे और v1 पे, इसी तरह v2 और u2 पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो अगेन आपके पास शो हो रही है ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो सके। यहाँ लिखा हुआ है रीअरेंज। तो रीअरेंज क्यों करेंगे? रीअरेंज करने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने डेफिनेशन को फुलफ़िल किया है। कैसे? ऐसे रीअरेंज करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, बिफोर और आफ्टर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है कि जो हाफ मतलब u वाली टर्म्स है उसको आपने एक साइड पे करना है और v वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है। ये हमने डेफिनेशन को फुलफ़िल किया है, जो कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो इक्वल होगी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। समझ आ गई बात की, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपनी मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी है, ठीक है। अब हमने यही जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही थी, ठीक है, ये तो अब हमने क्या करना है, इसी ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब हाफ m1 u1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या करना है m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, ठीक है, एक जगह पे लेकर आएंगे ताकि हम कॉमन ले सकें, अपनी फाइनल इक्वेशन तक जा सकें। तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर एज इट इज़ इधर था, इधर m1 था तो हम कोशिश करेंगे राइट साइड इक्वेशन की राइट साइड पे जो m1 है उसको इधर ले आए, तो वो माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसी तरह इक्वल उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल के बाद वो टर्म जो रह गई थी हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और यहाँ पर m2 यहाँ पर है इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, इसको उधर ले जाएंगे माइनस बन जाएगा। अब देखिए वही बात कि हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी थी, आसानी बनानी थी, तो क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से हाफ m1 कॉमन निकल रहा था, निकाल ले, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ, उसी तरह m2 भी कॉमन है, दोनों के पास हाफ भी है, दोनों के पास m2 भी, तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। आ जाते हैं कैंसिलेशन द टर्म्स, ठीक है। जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इक्वेशन वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। अभी उस इक्वेशन में जो हमने कॉमन टर्म ली थी उसमें हाफ हाफ कॉमन है और इक्वल इक्वेशन की ऑपोजिट साइड में, सो दे कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग इक्वेशन रह गई m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, सारी सिंप्लीफिकेशंस के बाद अब हमारा जो हम अपने कंक्लूजन की तरफ से अपने कंक्लूजन के करीब हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो लिखा हुआ डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार है, इट्स नॉट 2, ठीक है, इट वाज डन बाय अ मिस्टेक। सो डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार बाय इक्वेशन 3। तो अब हमने क्या करना है, जब कभी भी याद रखें होता है स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम कि हमने डिवाइड जब करना होगा तो हम पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, तो जो बाय के बाद जो इक्वेशन का रेफरेंस दिया होता है वो आप पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ बाय के बाद इक्वेशन 3 है तो आपने इक्वेशन 3 पहले लिखना है, इक्वेशन 3 ऊपर मैंने लिख ली, इक्वेशन स्टार नीचे लिख ली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में
ये दोनों m1 कैंसिल होता है, m2 कैंसिल होता है, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल मैथ्स वाली वाइब्स आना शुरू हो गई होंगी आपको, तो अब हमें करना है एक फॉर्मूले का यूज़, तो वो अब हम देखेंगे। तो अब हम लास्ट स्टेप अगेन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ज़रा फॉर्मूला देखें, यहाँ पे u1 का स्क्वायर है, u1 को देख लें, ये आपके पास लेट इट बी a, ठीक है, और माइनस एज इट इज़, और इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि u1 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो तो ठीक, जो पावर में वो मैटर करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू है। और v, ये जो v है इसको b ले लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, यस आपने ठीक कहा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, आपने पुट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ठीक है, और डिवाइड में एज इट इज़ वही इक्वेशन रहेगी, इक्वल टू v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय वही टर्म। आपको पता है ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम कैंसिल कर सकें, और वो टर्म इसी पे कैंसिल होती है कि फॉर्मूले का यूज़ आप करें, ठीक है। कैंसिल हो गई, रिमेनिंग टर्म रह गई u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे अबव इक्वेशन को, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखें ज़रा सा सिंप्लीफिकेशन इस तरह कि u1 मतलब u वाली टर्म्स को इकट्ठा कर ले और v वाली टर्म्स को अलग साइड पे कर ले। सो u1 उधर u2 जो था प्लस में था इस तरफ आएगा तो माइनस u2 बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ v2 रह गया इक्वेशन के राइट साइड पे, उधर से v1 आएगा तो माइनस में। अब ज़रा यहाँ देखें सेकेंड लास्ट स्टेप में, ठीक है, u1 माइनस u2 मतलब 1 पहले है, u1 पहले है, फिर u2, और यहाँ पर क्या है इक्वेशन के उस साइड पे v2 माइनस v1। तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है, मतलब सीक्वेंस के साथ वहाँ पर 1 पहले है बट 2 बाद में है, ठीक है, तो इस तरह हम इधर भी करेंगे। तो v1 के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, v1 आ गया, माइनस दरमियान में आ जाएगा। अब यही माइनस ये जो अगेन वो करें तो माइनस माइनस प्लस आता है, तो v2 तो ऑलरेडी प्लस में था और v1 माइनस, ठीक है। तो ये आपको मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप तो डेफिनेटली आपको पता होगा, और वैसे ना भी अगर आप हो तो आपने मैट्रिक तक तो मैथ्स डेफिनेटली पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। तो माइनस v2 आ गया। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, ये इक्वेशन हमें ये शो करती है कि जो इलास्टिक कोलिजन में जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं आपको इसको बहुत सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो देखें, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अप्रोच जब कर रहे थे, अप्रोच का मतलब वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जिस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो जब करीब आएंगे तो स्टूडेंट्स प्लस लगेगा, लेकिन जब वो कोलिजन के बाद दूर जाएंगे तो नेगेटिव लगेगा, क्योंकि वो सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेशन हो रही है, तो नेगेटिव साइन। तो इस इक्वेशन ने हमें ये बताया कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, जब वो करीब आ रहे थे तो वो वेलोसिटी भी इक्वल, एक वेलोसिटी से वो एक दूसरे के करीब आएंगे, उसी वेलोसिटी से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन विद द नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन के वक्त वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन इसके साथ लगेगा। तो यहाँ मेंशन है कि कंक्लूजन क्या था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दोनों जिस स्पीड के साथ एक दूसरे के करीब आए थे उसी स्पीड के साथ एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन विद द नेगेटिव साइन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो वापस फाइनल जब टकराने के बाद वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा, ठीक है। सो अब इक्वेशन शो करता है कि जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो तो सेम ही रहेगा जिस तरह पहले था, लेकिन डायरेक्शन उनकी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, जिसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं और यू कैन राइट इट इन अ वेरी सिंपल वे, लाइक कि इन इलास्टिक कोलिजन जो कि 1 डायमेंशन में होती है वो उसकी जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होती है वो उसकी इक्वल होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड ऑफ सेपरेशन की, ठीक है। तो ये लेकिन विद द बट द डायरेक्शन इज रिवर्स, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अप्रोच एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सेपरेशन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन विद सेपरेशन के साथ क्योंकि एक नेगेटिव साइन लगेगा जो कि उनकी रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड दैट व्हाट इज relative velocity of approach, as
एज आई कैन यूज़ द टर्म, ठीक है, और द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।